नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। उत्तर प्रदेश इस समय बिजली के संकट से जूझ रहा है। जब तक विधानसभा के चुनाव थे तब तक उत्तर प्रदेश में बिजली कोई मुद्दा था ही नहीं, क्योंकि बिजली का संकट नहीं था। लेकिन आखिर क्या हुआ कि विधानसभा चुनाव बीतते बीतते उसके बाद बिजली का संकट खड़ा हो गया है। गांव से शहरों में, कस्बों में और यहां तक कि राजधानी तक में बिजली का भीषण संकट है। इस समय शहरों को 18 घंटे बिजली सप्लाई की जा रही है और गांव में तो बिजली का हाल बहुत खराब है। गांव के लिए कहा जा रहा है, दावा यह है कि 18 घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन गांव में बमुश्किल 4 या 5 घंटे बिजली मिल पा रही है। हालात खराब है। मांग और आपूर्ति के सिद्धांत गड़बड़ाया हुआ है। इस समय उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के पास 18,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है, लेकिन जरूरत है 25,000 मेगावाट की। ये गड़बड़ी कहां है, क्यों हो रही है? कुछ इकाइयां भी बंद है। क्या ये गड़बड़ी ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या बिजली कोई बड़ा मुद्दा बनने वाला है? लोग पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को याद करने लगे हैं, क्योंकि श्रीकांत शर्मा के कालखंड में बिजली संकट नहीं था और बिजली मुद्दा न 2019 के लोकसभा चुनाव में बना और न ही 2022 के विधानसभा चुनाव में बिजली मुद्दा बन सका। वजह थी कि बिजली का संकट था नहीं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? बिजली संकट क्यों खड़ा हुआ? इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रभात सिंह हैं, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के। भारतीय जनता पार्टी लघु उद्योग प्रकोष्ठ के कुशपुरी हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़े नहीं है। रफत फातिमा है, प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता है, और नितेंद्र यादव है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हम प्रभात सिंह से बातचीत की शुरुआत करते हैं। प्रभात जी, आखिर ये अचानक हुआ क्या? चुनाव से पहले तक उत्तर प्रदेश में बिजली का कोई संकट नहीं था। आप चूंकि राज्य विद्युत परिषद से जुड़े हुए हैं, तो आप इसकी टेक्निकल चीजें बताइए कि आखिर ये दिक्कतें आ कहां रही हैं। उत्तर प्रदेश अचानक से बिजली के संकट से जूझने लगा है और हालात बहुत खराब हैं। प्रभात जी। जी प्रभात जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? क्लियर आ रही है? आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो। हाँ, मुझे आ रही है, आप बोलिए। जी, मुझे आ रही है, आप बोलिए। जी, जो डिमांड और सप्लाई के बारे में आपने बात कही, या आपने कहा कि रूरल क्षेत्रों में बिजली नहीं है, देखिए मैं इसमें बहुत स्पष्ट बताऊं कि विगत 2 वर्षों में कोविड काल चल रहा था, महामारी थी, तो जिस कारण तरह तरह के नियमों के तहत कभी इंडस्ट्रीज बंद थी, कभी कमर्शियल एक्टिविटीज बंद थी, और इसके कारण जो डिमांड थी वो डिमांड एक्चुअल 2 सालों में उतनी नहीं थी जितनी वर्तमान में डिमांड है। मैं बता दूं, इस बार की डिमांड ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है, जो डिमांड हमारी इस बार गई है 26,396, जो 10/6/22 को गई है, 10 तारीख को, वो पिछले दशकों में इतनी डिमांड नहीं हुई, पावर डिमांड। तो अचानक से डिमांड में जो बढ़ोतरी हुई है और उसका प्री एजम्पशन, जो प्री प्लानिंग या प्री एजम्पशन कहें, उसके बारे में चूंकि कोविड में नहीं था, तो अचानक से होने के कारण जो है कहीं ना कहीं अचानक से जो दिक्कतें आई। परंतु वर्तमान में अगर मैं बात करूं, ये बिल्कुल आपने देखा होगा विगत 2 वर्षों में कोयले की भी समस्याओं से प्रदेश को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, परंतु वर्तमान में कोयले का ऐसा कोई संकट नहीं है। हमारी सारी यूनिटें चल रही हैं, जो बंद है वो किसी न किसी फॉल्ट के कारण। दूसरी चीज, अभी जो वर्तमान में स्थिति है, वर्तमान में स्थिति अगर आप देखेंगे तो मेरे पास कल की रिपोर्ट है, ग्रिड की रिपोर्ट है, जो सब जगह रहती है अवेलेबल। तो इसमें जो दर्शाया गया है कि सप्लाई की पोजीशन, की सप्लाई कितनी कितनी रही कल पूरे प्रदेश में, इसमें बताया गया है कि जो आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें 18 घंटे का शेड्यूल है प्रदेश सरकार के द्वारा, तो उसमें हमने 17 घंटे 31 मिनट बिजली दी है। तहसील में 21 घंटे 30 मिनट का शेड्यूल है, हमने 21 घंटे 23 मिनट बिजली दी है। जनपदों में 24 घंटे का शेड्यूल है, जनपदों में 24 घंटे बिजली दी है। मंडल में 24 घंटे का शेड्यूल है, मंडल में 24 घंटे बिजली दी है। बुंदेलखंड में 20 घंटे का शेड्यूल है, वहां पर हमने 19 घंटे 30 मिनट बिजली दी है। महानगरों में और औद्योगिक में हमने 24 घंटे बिजली दी है। तो अब प्रश्न आता है कि जब लगातार प्रदेश में ये आंकड़ा बिल्कुल ऑथेंटिक है और ये SLDC में अवेलेबल रहता है, हमारा स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर है, तो ये बताता है कि जो 33 kV के बिजली घरों पर जो बिजली गई है, जो वितरण क्षेत्र के बिजली घरों पर, उसकी ये पोजीशन आकलन करता है एवरेज हिसाब से। तो जब बिजली 24 घंटे शहरों में जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही है, तो जो आपके पास आंकड़ा है मैं उसे खंडन नहीं कर रहा हूँ,
मैं बस ये बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास जमीनी स्तर का रिकॉर्ड रहता है, आपके पास आपकी टीम है, वो बताती है कि क्या दिक्कत है। तो जो वितरण क्षेत्र का हमारा नेटवर्क हम रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे, मैं कागज की बात नहीं कर रहा। प्रभात जी मेरी बात सुनिए, मैं कागजों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो देखता हूँ वो बता रहा हूँ। जहां मैं रहता हूं वो बहुत पॉश इलाका है, वहां पर इतनी ट्रिपिंग होती है, इतनी बार बिजली जाती है, जनरेटर से चल रहा है काम। और ये मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें कानपुर है, गाजियाबाद है, मेरठ है, बुलंदशहर है, बागपत है, ज्योतिबा फुले नगर है, संभल, शामली, गाजियाबाद, हापुड़, यहां भी बिजली का संकट है 14 जिलों में। आपके जो आंकड़े हैं मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन वस्तु स्थिति की मैं बात कर रहा हूं। हमारे पास लगातार खबरें आ रही हैं, इसीलिए हमने ये बहस बुलाई है, इसीलिए आज ये आयोजन किया गया। तमाम पॉलिटिकल मुद्दों को छोड़ करके आम जनता के मुद्दों पर बात करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। मैं आपके आंकड़े सही हैं, लेकिन वस्तु स्थिति कुछ और है। खैर, हम नितेंद्र यादव जी से सवाल ले लेते हैं। नितेंद्र जी, क्या आपको क्या लगता है, आपके पास किस तरह की सूचनाएं हैं, क्या फीडबैक है, बिजली के हालात क्यों खराब हुए? हम पहले आपसे फातिमा जी से बात कर लेते हैं, उसके बाद उसका जवाब कुशपुरी जी से लेंगे। जी नितेंद्र जी। धन्यवाद उपाध्याय जी। सबसे पहले तो मैं आपको और जनता टीवी को धन्यवाद दे रहा हूं कि आज आपने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया, इतनी गंभीर समस्या बिजली की। और तमाम लोग जो आजकल बहुत सारे मुद्दों पर लगे हुए हैं, लेकिन आज आपने जो गंभीर मुद्दा उठाया, आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने वास्तविक एकदम जमीनी हकीकत को छू करके रख दिया है, झकझोर दिया है। मैं बात करना चाहूंगा पीछे कार्यकाल की, सरकार की मंशा की। आप सिर्फ राज्य विद्युत परिषद से प्रभात जी बैठे हैं, इनसे आप सिर्फ एक आंकड़ा पूछिएगा कि 2012 से लेकर के 17 के बीच में कितनी उत्पादन इकाइयां लगी थी, कितना प्रोडक्शन बढ़ाया गया था उस सरकार के कार्यकाल में, और 10-12 से पहले कितना था, और इसके बाद जो 17 के बाद में सरकार ने क्या प्रयास किए हैं बिजली के उत्पादन को लेकर के। समाजवादी सरकार में जिस तरीके से बिजली के प्रति आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी संवेदनशील थे, उस समय के अग्रवाल साहब भी सचिव थे, उनसे डेली मॉनिटरिंग करके कितनी उत्पादन बढ़ाने के लिए काम किया गया, कितनी नई इकाइयां लगाई गई, और इस सरकार ने आते ही उस व्यवस्था को जिस तरीके से ध्वस्त करने का काम किया है कि आज हालात ये है कि इन्वर्टर और जनरेटर ना हो तो उसमें नितेंद्र जी जो इकाइयां लगाई गई थी, नितेंद्र जी मैं एक मिनट आपका लूंगा, जो इकाइयां समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में लगी थी, ये उसमें निकल करके आया कि उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था वो महंगी बिजली खरीदने का हुआ था, बहुत ज्यादा महंगी दरों पर बिजली खरीदने का हुआ था। ललितपुर का प्लांट जो बजाज का पावर प्लांट है, उसके एग्रीमेंट को लेकर के तमाम सारी दिक्कतें थी। इस तरह की कई और जगह भी थी, इसलिए फिर उस यूनिट को बंद किया गया, फिर चालू हुई, अभी आज फिर पता चला है कि वो बंद है। 4-5 यूनिटें हमारी बंद चल रही हैं। तो ये भी एक स्थिति थी इसमें बीच में। जी अब आप अपनी बात जारी रखिए। निश्चित रूप से मैं क्या कर रहा हूँ, सरकार की मंशा देखिए, सरकार राज्य के कल्याण के लिए काम करती है। कोई चीज जरूरत होती है तो महंगी खरीदते हैं, लेकिन उपभोक्ता को हम सस्ती देते हैं, सब्सिडाइज दरों पे हम चीजों को उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि लक्ष्य होता है राज्य का जन कल्याण। यहाँ चूंकि सरकार का लक्ष्य है व्यापार, जब सरकार व्यापारी बन जाएगी और सरकार जब व्यापार करने लगेगी तो आम जनमानस को दिक्कतें होना स्वाभाविक है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस समय जितने प्रयास किए थे, और ये खबरें आने लगी थी, लोग मजाक में कहते थे कि लगता है इन्वर्टर वालों का धंधा बंद हो जाएगा, इन्वर्टर की खरीदारी हमारे कानपुर में कम हो गई थी, इतनी बिजली आती थी। और जबकि विपक्षी लोग तो मजाक में कर दिया करते थे वो तो सैफई और इटावा के लिए बिजली आती है, बाकी जगह अभी ये बोलेंगे भी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, वो यही बोल देंगे कि उस समय 4 जिलों में बिजली आती थी, 5 प्रदेश में नहीं आती थी। लेकिन आंकड़े नहीं छुप सकते हैं। उस समय आंकड़े बताएंगे कि 2012 से पहले कितना उत्पादन था। और मार्च 16 में हम लोग बैठे थे, अक्टूबर 16 में, तो जिस दिन सम्मेलन हुआ था के लोगों का, हम भी उसमें थे, कि उस समय 16,000 मेगावाट से ऊपर का उत्पादन होने लगा था, और यह था कि इसको 20,000 मेगावाट तक हम लोगों को मार्च तक लेके जाना, 2017 तक। इस तरीके की तैयारी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने की थी। लेकिन आदरणीय योगी जी के आते ही तमाम यूनिट बंद कर दी गई। कोयले की कृत्रिम का जो शॉर्टेज है, एक्चुअल शॉर्टेज नहीं है, इसको कृत्रिम शॉर्टेज है, क्योंकि समय लोगों को पहुंचाना। नितेंद्र जी 2017 से 2022 तक, जब तक चुनाव हुए तब तक बिजली का कोई ऐसा बड़ा भारी संकट नहीं था।
आपने देखा होगा कि बिजली संकट चुनाव में मुद्दा भी नहीं था, क्योंकि बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही थी। ये चुनाव समाप्त होने के बाद अचानक से बिजली का संकट गहराया है और लोग तो श्रीकांत शर्मा को याद करने लगे कि श्रीकांत शर्मा के समय में बिजली संकट नहीं था। तो ये अरविंद शर्मा जी जो आए हैं, मुझे लगता है कि ये संभाल नहीं पा रहे हैं। आपको क्या लगता है नितेंद्र जी? जितेंद्र जी, एक्चुअल में यहाँ अरविंद शर्मा और श्रीकांत शर्मा की बात नहीं है। एक्चुअल में कोई चीज आपके घर में कोई बुजुर्ग कोई संचय करके रख जाएंगे, तो बच्चा जब तक वो घर में रहेंगी चीजें तब तक उपयोग करेगा। जब वो संसाधन समाप्त हो जाएंगे तो फिर अगर नए एफर्ट्स नहीं किए होंगे दिक्कतें आती हैं। ये 12 से 17 का संचय था जो अगले कुछ सालों तक काम करता रहा। अब चूंकि नई सरकार ने पीछे कुछ काम ऐसे किए नहीं है तो अब वो संकट भी आ रहा है। अब उसमें चाहे अरविंद शर्मा जी बैठ जाए चाहे पुनः श्रीकांत शर्मा जी बैठ जाए, हालात सुधारने के लिए। ठीक है। मैं रफत फातिमा जी से सवाल ले लेता हूँ। रफत फातिमा जी, कांग्रेस इस मुद्दे पे क्या सोचती है और क्या कांग्रेस ने अभी तक के तमाम सारे जन जो हित के मुद्दे हैं उस पे कांग्रेस का ये दावा रहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आंदोलन उन्होंने किए, लेकिन बिजली संकट पे कांग्रेस चुप दिखाई देती है। और बिजली संकट को लेकर के आपकी पार्टी क्या सोचती है? इस समय जो हालात हैं बिजली के, उसको लेकर के कांग्रेस का अपना नजरिया क्या है? रफत फातिमा जी। नहीं सर, उपाध्याय जी, सबसे बड़ी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। जब सारे चैनल सिस्टम मुद्दों से भटके हुए हैं तो आपका चैनल जो है जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, और ये बहुत बड़ी समस्या है। हम लगातार सोशल मीडिया पे भी उठा रहे हैं क्योंकि हम लोग भी झेल रहे हैं। क्योंकि लखनऊ जैसे महानगर में जब अघोषित कटौती कई घंटे की हो रही है तो सोचिए गांव में क्या समस्या है, इससे लोग जूझ रहे हैं। तो एक विकराल रूप ले लिया इसने बिजली की समस्या ने, जो अब एसी और कूलर ये सब चीजें शोपीस की तरह हमारे घरों में लगे हुए हैं, सिर्फ दिखावे भर के रह गए। और जहां तक इसका जो है, हमें लगता है बिजली विभाग के इसका व्यापक सुधार करने की जरूरत है। अभी बिजली का जो जितने भी संयंत्र है वो कहीं ना कहीं कोयले पे आधार से ही उसका आधार है। और जिस तरीके से कोयले की कमी दिखी है, और केंद्र सरकार ने कहा राज्य सरकारों से कहा भी कि 10% तक वो खुद खरीदे कोयला, लेकिन किसी भी सबसे ज्यादा यूपी ने सबसे पहले मना कर दिया। तो जब केंद्र सरकार में भी भाजपा सरकार है और यूपी में भी भाजपा सरकार है तो आखिर समस्या कहाँ है? और अभी आपने इनकी अरविंद शर्मा जी की बात करी थी तो ये आईएएस भी रह चुके हैं, तो कहा समझा जा रहा था कि प्रशासनिक सेवाओं में थे तो ये और ज्यादा सुधार करेंगे। इससे पहले भी समस्याएं थी बिजली की, ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं थी। तो लगा था कि अब आगे कुछ और अच्छा मिलेगा। मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे थे कि बिजली को जो है रोस्टर के हिसाब से आपूर्ति करी जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि इनकी मंशा कहीं ना कहीं नियत में खोट है। वो जनता के प्रति इनकी जिम्मेदारियां है ही नहीं कुछ जो जनता के प्रति निभाई जाए। तो हालात ये हो गए कि बिजली आपूर्ति हो ही नहीं रही है। हम लोग कई घंटे इन्वर्टर तक अब खत्म हो जाता है कि बैटरी ऑफ हो जाती है और हम लोग को अंधेरे में जूझना पड़ता। तो लगता है हम लोग पता नहीं कौन से काल में चले गए जहाँ अब लालटेन और लैंप की जरूरत आ जाएगी। तो ये बिजली एक भीषण समस्या बनती जा रही है। तो इसके लिए हमें लगता है सरकार को सोचना चाहिए कि जनता जो, और एक तरफ सरकार ये भी कहती है कि हम औद्योगिक विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो औद्योगिक विकास कैसे होगा जब आप बिजली आपूर्ति नहीं कर पा रहे? ठीक है फातिमा जी, भाजपा के कुशपुरी जी हमारे साथ में है, उन्होंने तीनों को सुन लिया है। हम कुशपुरी जी से जानना चाहेंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि बिजली संकट उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा धीरे धीरे बनता जा रहा है। अगर हम शहरों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कटौती हो रही है लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, बरेली, नोएडा, गाजियाबाद, ये बड़े शहर हैं जो औद्योगिक नगरी भी कहलाते हैं, और बनारस तो पीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहां भीषण बिजली संकट है। बाकी बुंदेलखंड और जो इंटीरियर इलाके हैं उनका तो भगवान ही मालिक है। तो आखिर हुआ क्या, कहां फेलियर कहां हुआ है? उपाध्याय जी, कुशपुरी जी, मुझे सुन पा रहे हैं उपाध्याय जी? हेलो हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी, आ रही है, आप बोलिए। पहले तो आपको नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। उपाध्याय जी, अगर हम उत्तर प्रदेश पे पावर की कंडीशन की बात करें तो मेरे ख्याल से तीनों पैनलिस्ट एक बात से सहमत होंगे कि पिछले लगभग 40-45 वर्षों में जो पिछले 5-5.5 साल में पावर की उपलब्धता उत्तर प्रदेश में रही है वो मेरे ख्याल से अपने आप में एक मिसाल है। और 2017 से जब से आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कार्यभार संभाला
लगातार पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप हो, चाहे वो पावर का सेटअप, और जो भी डिस्प्यूट थे पावर के जनरेटिंग यूनिट्स के साथ, उन्हें भी रिजॉल्व करने का काम किया गया। अभी मेरे दोस्त समाजवादी पार्टी से जितेंद्र जी कह रहे थे कि इनके कार्यकाल में बहुत अच्छी स्थिति थी, तो 2013 में जो पावर का डिमांड और सप्लाई का गैप था वो 43% था, जो आज, जबकि ये हिस्टोरिकल ईयर है हिंदुस्तान की पावर कंजप्शन में, पूरे हिंदुस्तान की जो पावर कंजप्शन है वो 207 गीगावाट टच कर गई है, जो कि ऑल टाइम हाई है। ये इस देश की बढ़ती हुई आर्थिक तरक्की का एक बहुत बड़ी निशानी है। उस स्थिति में भी आज भी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 10% का डेफिसिट है। और जैसा कि राज्य विद्युत परिषद से जो हमारे मित्र प्रभात जी बैठे हैं, उन्होंने बताया कि जहां जहां हमारी सरकार ने जो भी शेड्यूल दिए हैं, जहां साढ़े 21 घंटे का है वहां 20.5 घंटे, या जहां 20 घंटे का है वहां 18 या 19 घंटे की पावर उपलब्ध है। और दूसरी चीज, जो आप लखनऊ, गाजियाबाद की इन सब इलाकों में पावर कट की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ लोकल लोड शेडिंग जो है, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप जब हीटअप हो जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो उस प्रकार की समस्याएं कई बार गर्मियों में फेस करनी पड़ती हैं। उसमें हमारी जो इस वक्त आज की स्थिति है, मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश आज हिंदुस्तान के जो सबसे शानदार पावर मैनेजमेंट के जो स्टेट है उनमें से एक है। जहां मेरी बहन फातिमा जी कह रही थी कि इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री को आज लगभग 24 घंटे पावर उपलब्ध है। मैं उत्तर प्रदेश लघु उद्योग प्रकोष्ठ का प्रदेश नियोजक हूँ, खुद एक इंडस्ट्री रन करता हूँ और मैं लगातार इंडस्ट्री के संपर्क में हूँ। लगभग 22.5 से 23 घंटे पावर इंक्लूडिंग द लोकल लोड शेडिंग, ये लगभग पावर इंडस्ट्री को आज भी उपलब्ध है, इतने बड़े क्राइसिस में भी। आज जबकि पूरे हिंदुस्तान में कोल की शॉर्टेज है, क्योंकि डोमेस्टिक कोल की सप्लाई अप्रोप्रिएट नहीं रह पाई, और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, उद्योगों को बिजली मिल रही होगी, लेकिन जो लोग घरों में हैं उनके पंखे नहीं चल रहे हैं, रात को लाइट नहीं है, गर्मी से बेहाल हैं, बहुत बुरी हालत है। रात भर लखनऊ में ही हम देखते हैं कि कई जगह बिजली घरों पर रात को घेराव होता है, बिजली घर वाले फोन उठा के रख देते हैं, तोड़फोड़ हो रही है। और ये केवल लखनऊ का हाल नहीं है, ये बहुत सारे शहरों का हाल है। ग्रामीणों को बेचारों को आदत है, उन्हें पता है बिजली कटौती हो रही है, लेकिन वहां भी हालात खराब हैं। जो स्थिति 2022 के चुनाव से पहले थी, वैसी स्थिति तो अब नहीं है। उद्योगों को बिजली मिल रही होगी, लेकिन घरों को नहीं मिल रही है। सच्चाई तो यह है। जी कुशपुरी जी, आप अपनी बात जारी रखिए। आप लखनऊ में रहते हैं, मेरे ख्याल से आप लखनऊ में रहते हैं। मैं लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ में रहते हैं, तो आप 2017 से पहले भी लखनऊ में रह रहे होंगे। आपको कितने घंटे बिजली मिलती थी 2017 से पहले? 10-15 साल हो गए। 15 साल हो गए। उत्तर प्रदेश के आज आप एक छोटे से छोटे शहर में पता कीजिए, शायद किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा 2017 के बाद की जैसी पावर सप्लाई, गांव के अंदर 18 घंटे बिजली। आप 2022 देखिए, कुछ कंडीशन एक्सेप्शनल है। आज हम क्लाइमेट चेंज से, मैं सहमत हूँ कुशपुरी जी, ये मैंने अपने नरेशन में बोला है। मैं सहमत हूं कि 2017 से 22 तक बिजली संकट नहीं था, और विधानसभा चुनाव में और न ही लोकसभा चुनाव में बिजली को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी विपक्ष ने, लेकिन वो मुद्दा नहीं बन सका क्योंकि बिजली का संकट था नहीं। लेकिन आज है, मैं ये कह रहा हूं। क्यों है उसे जानना जरूरी है। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारी, क्योंकि जो गैस सप्लाईज हैं, जो कोल सप्लाईज है, वो इंटरप्टेड है। और आज हम कहीं ना कहीं एक ग्लोबल वार्मिंग के दौर से गुजर रहे हैं, जहां पे कि एक एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है यूपी के अंदर। और जो हमारी पीक डिमांड 18,000 मेगावाट हुआ करती थी, आज 25,000-26,000 मेगावाट पहुंच गई है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारी एस्पिरेशंस हैं, जो हमारी उम्मीदें हैं, वो बहुत बढ़ गई हैं। पहले हम 12-14 घंटे की बिजली में भी अपने आप को संतुष्ट पा रहे थे, आज हमें 22 घंटे 23 घंटे की बिजली में भी लगता है कि ये घंटा बिजली क्यों गई, क्योंकि हमने बिजली के क्षेत्र में ऐसी गवर्नेंस दी जिसने एक मिसाल कायम कर दी। और जल्दी ही इस जो शॉर्टफॉल को भी हम जल्दी कवर कर लेंगे। और क्योंकि जो भी हमारे पावर रिसोर्स है, चाहे वो थर्मल के हैं, चाहे वो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज के हैं, चाहे वो हमारे जल विद्युत निगम के हैं,
जैसे जैसे मानसून पास आ रहा है हमारी पावर जनरेशन कैपेबिलिटी बढ़ेगी और आप ये समझिए उपाध्याय जी अगले 5-7 दिन के अंदर जो ये शॉर्टफॉल है 10% का, ये भी मेकअप होके हम दोबारा से अपने शेड्यूल पे पावर दे रहे हो। पुष्पूरी जी, एक घंटा नहीं, कई घंटे बिजली जा रही है और कई घंटे जो है कटौती हो रही है। बहन फातिमा जी, मैं जी फातिमा जी बस 1 मिनट आता हूँ। प्रभात जी से टेक्निकल जवाब लेंगे। प्रभात जी पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो जो जवाब देंगे वो तकनीकी और कंटेंट के आधार पर देंगे। प्रभात जी, यूपी पावर कॉर्पोरेशन को एनर्जी एक्सचेंज से भी बिजली नहीं मिल पा रही है। अब यूपी पावर कॉर्पोरेशन का कहना है कि हम 7 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीद नहीं सकते और 99,000 करोड़ के बकाया का भी सामना यूपी पावर कॉर्पोरेशन कर रहा है। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं तो हालात क्या और भयावह होने वाले हैं? प्रभात जी। सर, मैं इसमें आपको एक चीज बताऊं कि विगत में जब कोयला संकट के दौरान जब पावर शॉर्टेज क्राइसिस हुई थी यूपी में, तो उस टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी ने संज्ञान लेते हुए तुरंत जो है इस चीज को बहुत सीरियसली लेते हुए ये कहा कि अगर आपको फंड क्राइसिस है तो 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए कॉर्पोरेशन को कि आप पावर पट्टी तुरंत जो है इस चीज को बहुत सीरियसली लेते हुए ये कहा कि अगर आपको फंड क्राइसिस है तो 1,000 करोड़। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत आपको ये समझना पड़ेगा, पावर एक्सचेंज जो है एक निजी घरानों के लिए लूट का अड्डा बन गया है। सरकारों को निजी घराने इस तरीके से महंगी बिजली खरीदने हेतु बाध्य कर रहे हैं। आपको पता होगा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने ये पिछली साल जब है 22 रुपए यूनिट बिकी थी, बाकायदा अखबार में भी छपी है हेडिंग कि 22 रुपए में बिजली खरीदी गई उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक्सचेंज में इस तरीके से धांधलेबाजी हो रही थी। उसको फिर केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए उसकी कैपिंग करी कि 12 रुपए से महंगी बिजली एक्सचेंज में नहीं बेची जाएगी। उसके बाद कॉर्पोरेशन के साथ निश्चित तौर पर चैलेंज है। हमारा बहुत बड़ा प्रदेश है, अगर हम किसी और प्रदेश से अपनी तुलना करें तो महाराष्ट्र से कर सकते हैं, वहां पर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ऑलमोस्ट इक्वल है। तो उसके हिसाब से अगर हम बिजली 22 रुपए में खरीदेंगे तो निश्चित तौर पर सर्वाइवल नहीं है, इसीलिए कैपिंग करके 12 में। लेकिन आज की डेट में जो स्थिति है सप्लाई और उसमें गैप, मैं बता दूं हमारे पास, मैंने आपको रोस्टिंग का बताया कि कितना ऑलमोस्ट सभी जगह पर जितना सप्लाई जाना चाहिए ट्रांसमिशन से उतना सप्लाई जा रहा है। अभी कोई ऐसी पावर क्राइसिस हम लोग ट्रांसमिशन या जनरेटिंग एंड पे नहीं फेस कर रहे हैं। मतलब मैं कल की अगर वैसे रिपोर्ट बता दूं, जो ऑल इंडिया की रिपोर्ट बनती है तो 24,274 मेगावाट डिमांड कल गई थी, 190 मेगावाट की शॉर्टेज थी, 190 मेगावाट की शॉर्टेज थी। उसकी वजह से ये भी है कि हमारी 1-2 इकाइयां टेक्निकल फॉल्ट के कारण बंद हैं जन। उसके बाद इसमें जो हमारा पावर ड्रॉल हुआ है कल, वो 232 एमयू के आसपास हुआ है, तकरीबन 2.92 एमयू शॉर्टेज रहा। उसी के कारण आपने देखा होगा कि रूरल में आधा घंटे की रोस्टिंग हुई है, आधा घंटा लाइट शेड्यूल से कम मिली। तो अभी वो वाला फैक्टर आज की डेट में अगर मैं कहूं, जब हम गर्मी में जो सभी लोग जो बोल रहे हैं पैनलिस्ट बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़े शहरों में भी सप्लाई की समस्या थोड़ी बहुत आम जनमानस को फेस करनी पड़ रही है। उसका कारण ये है जो हम समझते हैं कि विगत वर्षों में जैसे हर डिस्कॉम को अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए फंड अलॉट होता है लखनऊ से अलग अलग डिस्कॉम को। उस फंड में जो कटौती की गई, कारण क्या रहा ये नहीं पता है। और सिस्टम जो लोकल सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ट्रांसमिशन में लगातार क्षमता वृद्धि हुई है। हरदोगंज में हमारी एक 660 मेगावाट की यूनिट 9 फरवरी को चालू हो गई है। और इसके अलावा लगभग आगे आने वाले 1 वर्ष में ही हमारे करीबन 6,199 मेगावाट के नए प्लांट चालू होने वाले हैं। ओबरा में हमारी 2 यूनिट 660 मेगावाट की बन रही है, वो कंप्लीट हो जाएंगी। जवाहरपुर में भी है 1320 मेगावाट, 2 660 मेगावाट की है। पनकी में 660 मेगावाट की है। घाटमपुर प्रभात जी 2 सवालों के जवाब दीजिए। मैं 1 मिनट आपको बीच में रोक रहा हूं, ये आंकड़ेबाजी है। मैं 2 सवालों के जवाब चाहिए कि उत्तर प्रदेश को इस समय 25,000 मेगावाट बिजली चाहिए और लेकिन मिल पा रही है 18,000 मेगावाट। एक तो इसकी वजह क्या है? दूसरा, 3 बड़े पावर प्लांट, 660 मेगावाट का है ललितपुर पावर प्लांट और 660 का ही है हरदुआगंज, 660 का ही है ओबरा, और ये यूनिटें मौजूदा समय में बंद चल रही हैं। तो ये बंद क्यों चल रही हैं? क्या इनके साथ क्या डिस्प्यूट है? इनका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर 3-3 बिजली उत्पादन इकाइयां बंद रहेंगी तो जाहिर है कि आपूर्ति और मांग का सिद्धांत तो गड़बड़ाएगा ना। प्रभात जी, तो इसकी वजह क्या है? आपसे तकनीकी रूप से जानना चाहते हैं।
जो आपने सर जो आपको बताया गया कि 26,000 मेगावाट में 18,000 मेगावाट अवेलेबल है, मैं फिर बता दूं सर कि हमारे पास जो बिल्कुल एग्जैक्ट है और बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है, मतलब आंकड़े में कि कल की जो डिमांड थी, हम जो रेगुलर डिमांड हम लोग मॉनिटर करते हैं, 24,274 मेगावाट में से मात्र 190 मेगावाट की शॉर्टेज थी उत्तर प्रदेश में। 190 मेगावाट में जैसे आपने बताया कि ये यूनिटें जो बंद हो जा रही हैं, तो सर यूनिट जो है मशीन में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट भी हो सकता है, मशीन में मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है, तो इसलिए इस तरह की समस्याएं। और जब मशीन अपने लोड पर चलती है, फुल लोड पर, मतलब एक तो है कि चलिए अभी डिमांड कम है तो हाफ लोड पे चल रही है, जब फुल लोड पर चलती है तो कहीं ना कहीं कोई तकनीकी समस्या आने पर उसको रेक्टिफाई किया जाता है समय रहते हुए। तो ऐसा इस टाइम पर अगर मैं कहूँ, ऐसा प्रतीत हो कि डिमांड और सप्लाई में केंद्र स्तर से, या मतलब जहां से हम पावर ले रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, वहां पर हमें बहुत ज्यादा क्राइसिस थी वो ऑलरेडी कोयला संकट के कारण विगत में सारी डिबेटें हुई, आपने सुना होगा, उस टाइम बहुत ज्यादा क्राइसिस थी, बहुत ज्यादा गैस था, इस कारण रोस्टिंग हो भी रही थी। वर्तमान में ये स्थिति कंट्रोल में, जो स्थिति हम सब लोग महसूस कर रहे हैं, जो आप हमसे कह रहे हैं, वो वितरण क्षेत्र में जो भी फॉल्ट हो रहे हैं, लखनऊ हो गया, गाजियाबाद हो गया, उस कारण से जो आम जनमानस में मैसेज है कि सप्लाई नहीं मिल पा रही है। सप्लाई बिजली घरों पर अगर आप उठाकर रजिस्टर देखेंगे तो हर एक बिजली घर को उसके रोस्टिंग के अनुरूप सप्लाई मिल रही है, रूरल में भी, अर्बन में भी। लेकिन तो जो हमारा वितरण सिस्टम है, वो सिस्टम कहीं ना कहीं ठीक है। नितेंद्र यादव जी, गांव की हालत और खराब है। मेरे पास जो रिसर्च है उसके मुताबिक कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां हफ्ते दिन व एक हफ्ते रात बिजली की व्यवस्था है, और अगर ऐसी स्थिति है तो इसे आप आने वाले समय में किस रूप में देखते हैं? अब चूंकि बारिश हो जाएगी तो बिजली का संकट थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अभी स्थितियां कोई बहुत सुधार की ओर नहीं है। हालांकि प्रभात जी ने जो कहा है वह भी सही है कि बहुत सारा काम चल रहा है और उसके रिजल्ट धीरे धीरे आएंगे, लेकिन आज तो हालात भयावह हो रहे हैं। नितेंद्र जी। उपाध्याय जी, निश्चित रूप से हालात भयावह हैं, और सबसे बड़ी चीज, जैसे आपने अभी एक प्रश्न किया कि ये 3 यूनिटें बंद हैं, इसका कोई स्पष्ट कारण प्रभात जी ने भी नहीं डिक्लेयर किया, टेक्निकल फॉल्ट बता दिया, जबकि वास्तविकता ये है कि ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, उसके कुछ और कारण है जो सरकार से खरीद और लेन देन के बीच की चीजें हैं। खैर, उस पर प्रभात जी आगे हो सकता है कुशपुरी जी से जवाब ले लेंगे। कुशपुरी जी को जानकारी होगी, कुशपुरी जी उद्योग प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं, उन्हें निश्चित रूप से जानकारी होगी। आप पहले बोलिए, फिर कुशपुरी जी से जवाब लेते हैं, फिर फातिमा जी के पास आते हैं। जी नितेंद्र जी। तो एक्चुअल में मैंने जो देखा अभी, जैसे कि आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि अभी मौजूदा समय में 18,000 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है, मैं फिर वहीं जा रहा हूँ कि पिछले 5 वर्षों में जिसको बहुत आदर्श कार्यकाल हमारे कुशपुरी जी बता रहे थे, ये आदर्श कार्यकाल में कितनी इकाइयों की स्थापना की गई, क्या ये बता पाएंगे? कितना प्रोडक्शन 17 से लेकर के और आगे 22 के बीच में इन्होंने बढ़ाया है? सिर्फ इतना बता दें, मैं सब लूंगा कि ये वास्तव में बहुत संवेदनशील है बिजली को लेकर के, और आदरणीय योगी जी का कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण रहा, बहुत आदर्श कार्यकाल रहा। सिर्फ ये कि आदरणीय अखिलेश जी के कार्यकाल में जब मिला था उनको 2012 में प्रदेश, तो उस समय 10,000 मेगावाट का उत्पादन था, और 10,000 से बढ़ा करके 18,000 मेगावाट करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी के अथक प्रयासों से, भागीरथी प्रयासों से हुआ। क्या इस 18,000 को आगे 28,000 में आदरणीय योगी जी कन्वर्ट कर सकते थे? क्यों नहीं किया गया, और क्यों बिजली के प्रति इतनी लापरवाही की गई है, इस पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। क्योंकि आगे जिस तरीके से इकाइयां बंद होती जा रही हैं, और भी बंद होंगी अभी, और जिस तरीके से कृत्रिम कोयले का संकट और सारी गैस की संकट जैसा बता रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, और इस समय विश्व युद्ध का दौर चल रहा है, बाहर से चीजें नहीं आ पा रही है, इस तरीके की चीजें सिर्फ आगे कागज में आती रहेंगी, भागनेबाजी होती रहेगी, प्रदेश के हालात खराब होंगे। और इससे अब वो तो कह रहे हैं कि मैं उद्योग प्रकोष्ठ का संयोजक हूं और इंडस्ट्री चलाता हूं, उनकी फैक्ट्री को हो सकता है। कुशपुरी जी से जवाब ले लेते। कुशपुरी जी, क्या वस्तु स्थिति है? ये इकाइयां बंद क्यों हैं जो मैंने जिक्र किया, ललितपुर, ओबरा, हरदुआगंज, और इसके अलावा जैसा यादव जी कह रहे थे, नितेंद्र यादव जी, कि कितनी नई इकाइयां स्थापित हुई, और जो इकाइयां स्थापित हैं उनको अपग्रेडेशन के लिए क्या कार्रवाई हुई?
या वे इकाइयां पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से बंद हैं कि जैसे बजाज पावर कॉरपोरेशन को अखिलेश के सरकार में चालू किया गया था और वो तब से लेकर कुछ न कुछ विवाद चल ही रहा है, वो चालू हो ही नहीं पा रही, ठीक से बंद है। ऐसी हरदुआगंज है और ओबरा है, क्या कारण है और इसका जो परिणाम है वो जनता झेलती है? कुशपुरी जी। उपाध्याय जी, मैं ललितपुर के विषय में बता दूं कि ललितपुर मई में ऑपरेटिव हो गया था, उसमें कोला आ गया था। देखिए वो प्राइवेट ओन्ड एक वो है और उसकी काफी हद तक जो समस्या है वो सरकार ने हल कर दी। अब कोले की सप्लाई क्योंकि थोड़ा इंटरप्टेड है तो उस कारण से कोई इशू हो सकता है। सरकार से ललितपुर का आज की तारीख में कोई इशू नहीं है। मई 2022 में ललितपुर की 660 मेगावाट की इकाई कार्यरत थी। मुझे आज की स्थिति नहीं मालूम है, हो सकता है कि आज आप कह रहे हैं कि वो बंद है, आई डाउट। वो वैसे अगर कोले की प्रोक्योरमेंट बजाज को करनी है और उसे उस यूनिट को चलाना है। जहां तक हरदुआगंज और ओबरा की चीजें हैं, ये हमारे बहुत पुराने प्लांट हैं, ये लगातार अपग्रेडेशन और लगातार मेंटेनेंस की वजह से भी बंद होते हैं और हमारी कोले की सप्लाई की भी एक सिचुएशन है। उस सब चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है, उस सब चीजों के लिए लगातार काम चल रहा है और एडिशनल पावर सप्लाई के लिए 1000 करोड़ का प्रोविजन बजट में किया गया है। आज मेजर इशू हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ है, जिसपे कि हमारे जो प्रिय साथी नितिन जी बैठे हैं, इनकी सरकारों ने कोई काम नहीं किया। इसी बजट में 31,000 करोड़ का प्रोविजन किया है योगी जी ने और 1000 करोड़ का एलोकेशन दे दिया गया है। हेलो जी जी जी, आप बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। लगभग 5,500 करोड़ का एलोकेशन दे दिया गया है और उसके लिए जो रिवैम्पिंग का काम है, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप को जो इम्प्रूव करना है, उस पर काम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम उस पर काम कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में सरकार की योजना यह है कि जो हम जिस रोस्टर शेड्यूल से चल रहे हैं, हम उससे बेहतर बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि पिछले 40-50 साल की राजनीतिक व्यवस्था ने कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, कुछ काम नहीं हुआ और जो काम हुए हैं वो आधे अधूरे और गलत तरीके से हुए हैं, जिसमें कि जैसे आपने बताया कि पावर परचेज के रेट इतने हायर है कि वो कॉस्ट अफोर्ड ही नहीं की जा सकती। तो ऐसी सब जो इश्यूज है ना, इन्हें पावर एक ऐसा विषय है भारत के अंदर, पावर को हमने इसका बहुत राजनीतिकरण कर दिया है। परंतु मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हो रहा है। आज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे काम हो रहा है। यूपी गवर्नमेंट ने भी एक बड़ा एलोकेशन किया है सोलर एनर्जी के लिए और हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। और जैसा कि अभी हमारे मित्र प्रभात जी ने बताया कि आज जो डिमांड सप्लाई गैप है वो लेस देन 1% है। आप समझिए कहां 43% था और जहां आज लेस देन 1% है। ये आज हमारी एस्पिरेशन हाई है, आज हमारी उम्मीदें ज्यादा हैं, आज हमारे पास एक ईमानदार सरकार है। आज हम उम्मीद करते हैं कि हमें बेहतर पावर मिलेगी। आज से 5 साल पहले तो इस देश की जनता ने उम्मीदें अच्छा काम करने वाली सरकारों से होती है, तो वो उम्मीदें तो पूरा करनी पड़ेंगी ना। आपको वोट तो उम्मीदें पूरा करने के लिए ही दिया है, सपने पूरे करने के लिए ही दिया है। बड़े बड़े वादे किए गए हैं तो उम्मीदें तो जनता रखेगी ही ना। इसीलिए तो सर 31,000 का बजट एलोकेशन अगले 5 साल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप को रिवैम्प करने के लिए रखा गया है। योगी जी ने स्थिति को देखते 1000 करोड़ का एडिशनल पावर परचेज के लिए बजट एलोकेट किया है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में पावर की सप्लाई न घटे। आप समझिए आज की सरकार जनता की सरकार है, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, उनकी प्रतिबद्धता सिर्फ और सिर्फ इस देश इस प्रदेश की जनता के साथ है और वो उसके लिए रात दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, रफत फातिमा जी, आप सहमत हैं कुशपुरी जी ने जो कहा उससे? देखिए, कुशपुरी जी जो जिस तरीके से सरकार का महिमा मंडन तो हम काफी सालों से सुन रहे हैं कि लगातार अपनी सरकार का महिमा मंडन करना, और इनके हिसाब से तो इनकी फाइलें हमेशा गुलाबी रहती हैं और कागजी बातों से जनता का ना पेट भरता है ना जनता की समस्याएं खत्म होती हैं। राहुल गांधी जी ने काफी पहले एक चेताया था कि जिस तरीके से कोयले की लगातार जो है कमी हो रही थी, उससे जो है बीजेपी सरकार को लगातार चेताया भी और बताया भी कि बिजली संकट और ज्यादा गहरा जाएगा। लेकिन उस टाइम सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये समस्या कोयले के संकट से उबर रही है। उस टाइम सरकार अपने घमंड में हमेशा और ना मानने की एक इनके अंदर जो अपनी करने की एक आदत हो गई है। जो जनता के प्रति अगर संवेदनशील होते हैं तो ये ऐसी चीजें आगे आती नहीं। तो ये सिर्फ कहने और दावे यहाँ पे करने से कुछ नहीं होता है, जनता की समस्याओं को आप देख नहीं पा रहे। फातिमा जी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है,
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी बिजली के हालात यही हैं। और आपको बता दूं, देश में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में ही है। जी, राहुल गांधी जी ने कहा होगा, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उसको देखना ठीक नहीं है। राजस्थान के हालात और भी खराब हैं। हमने किसी उसमें परिपेक्ष में नहीं कहा है कि किस राज्य में क्या हो रहा है, हमने सिर्फ पूरे देश की बात करी, देश की जनता की बात करी। यहाँ जनता से रिलेटेड अगर आप बात करेंगे, जनता की समस्याओं से, तो हमें लगता है इसमें इफ और बट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ना हम राजस्थान, ना झारखंड, ना छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, हम पूरे देश की जनता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लगता है जनता की समस्याओं को मुखर होकर बात करनी चाहिए। अगर अपना पराया हम करने लगेंगे तो जनता भी बढ़ जाएगी और राज्य भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे बात हम ये कर रहे हैं कि जनता की समस्या क्या है। जनता बिजली से जूझ रही है, बिजली संकट से बुरी तरीके जूझ रही है। 6-6 घंटे की कटौती हो रही है, अगर शाम से जाती है लाइट तो पूरी पूरी रात नहीं आती है। ये हम कह रहे हैं जो हम लोग भुक्तभोगी हैं। यहाँ पे हम ये एक पॉलिटिकल आप उससे मत देखिए नजरिए से, इसको आप एक आम आदमी की समस्या से देखिए। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर करिए, आप कर क्या रहे हैं। सवाल तो ये उठता है ना कि आप क्या करें। आपकी इच्छा शक्ति यहाँ बैठ के आप बात कर लेने से नहीं हो जाएगी, लेकिन इच्छा शक्ति कितनी आप कारगर हो रही है वो देखा जाएगा। जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है और ना उसके पास एक पंखे वाला भी बेचारा पंखा तक नहीं चला पा रहा है, तो सवाल यहाँ ये जनता की समस्याओं को लेकर हो रही है। जी कुशपुरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कुशपुरी जी। राहुल गांधी जी का जिक्र किया अभी बहन फातिमा जी ने। अगर कोलगेट स्कैम ना हुआ होता तो आज हिंदुस्तान की कोल सप्लाई कंडीशन बेटर होती। मनमोहन सिंह की सरकार ने 10 साल के अंदर इस देश के पावर सेक्टर और कोल सेक्टर को बर्बाद कर दिया। फाइलें खुल जाएंगी, इसलिए मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए। जिस मुद्दा है वही ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, हम अपने नेता की बात कर रहे हैं, हम अपने नेता की बात कर रहे हैं। मोदी योगी लगातार आप महिमा मंडन कर रहे हैं कि उनकी सरकार में कुछ हुआ ही नहीं था। हम बता रहे हैं कि हमारे नेता ने पहले ही बताया था, कोरोना में भी आपकी अव्यवस्थित हरकतों को बताया था, जिस तरीके से कोरोना में हुआ था। एक एक करके बोलिए। देश सब जान रहा है, सब जान रहे हैं। सिर्फ 15 करोड़ को राशन देके कुशपुरी जी, हाँ जी कुशपुरी जी बोलिए। उपाध्याय जी, अगर ये मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 2004 से 2014 तक अगर कोल सेक्टर में सही ढंग से काम किया होता तो आज जो भारत जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है, इन परिस्थितियों से ना गुजर रहा होता। और इसके लिए कांग्रेस और राहुल गांधी जी का नेतृत्व जिम्मेवार है। इन्हें माफी मांगनी चाहिए। कोई प्लान नहीं है, सिर्फ पुरानी चीजों पे ही अपने लेवल चिपकाते आ रहे हैं। इन्हें माफी मांगनी चाहिए देश से। राहुल गांधी जी को भी माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस के हर नेता को माफी मांगनी चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए। यहाँ हमारे नेता पे कोई बात नहीं करिएगा, ये बात बता दे रहे हैं। हम डिबेट को बिल्कुल तमीज से करते तो तमीज से हम चाहते भी कि बात करी जाए। चलिए ठीक है प्रभात जी, ठीक है फातिमा जी। प्रभात जी, एक और सवाल ये उठता है, ये पॉलिटिकल बहस है आपसे, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि ये जो चुनाव के वक्त बहुत सारी रियायतें दी जाती हैं, 150 यूनिट तक फ्री देंगे या फ्री देंगे, किसानों को फ्री देंगे, इस तरह के जो लुभावने वादे किए जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इनके जो असर हैं वो बाद में जनता को झेलने पड़ते हैं? और वो सबको झेलने पड़ते हैं, किसी एक वर्ग विशेष की जनता को नहीं, सभी को झेलने पड़ते हैं। क्या ये जो लुभावने चुनावी वादे हैं ये भी बिजली संकट में सहायक हैं? प्रभात जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात की। हम सभी जितने भी लोग इस बात को समझ सकते हैं, इस बात को समझें कि ऊर्जा कभी भी मुफ्त में अवेलेबल नहीं हो सकती। मुफ्त जैसा कोई भी शब्द ऊर्जा के लिए उपयोग करना ही बहुत गलत है, क्योंकि सीमित संसाधन है। कोई ऐसी सुविधा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसे फ्री में बांटेंगे और वो लगातार एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि हर पार्टी ही इस एंगल पे राजनीति करती है कि हम इतनी फ्री देंगे, इतनी फ्री देंगे, तो सरकारों के लिए बाध्यता हो जाती है कि अनाउंस करना। अदरवाइज अगर किसी चीज का सदुपयोग करना है तो उसको बकायदा उसके लिए आप उसके चार्जेस कम कर दीजिए, सब्सिडी दे दीजिए, सस्ता दे दीजिए। लेकिन मुफ्त देने का मतलब है कि उसका दुरुपयोग होना, और दुरुपयोग आप किस चीज का कर रहे हैं। अगर आप कोयले से बिजली बन रही है, बिजली कहीं फ्री से तो आ नहीं रही है, तो कोयले का भी भुगतान होता है, भाड़ा भी लगता है, वहां पर जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी भी जाती है। तो हमको व्यवस्था ऐसी रखनी चाहिए जिससे बहुत लंबे दूर तक चले वो। तो ऊर्जा कभी भी फ्री नहीं हो सकती है। जो फ्री दे रहे हैं वो निश्चित तौर पर जो पैसा डेवलपमेंट में लगना चाहिए था वो पैसा वहां पर लग रहा है फ्री में बिजली बांटने में। तो एज अभियंता संघ के महासचिव के रूप में हम स्ट्रांगली इस चीज का विरोध करते हैं कि बिजली फ्री कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आम जनमानस को अच्छा या बुरा लग सकता है, लेकिन हम टेक्नोक्रेट हैं, हमें इस चीज समझ में आती है।
तो हम इस चीज को कहते हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि बिल्कुल जब ये पता चलता है, जैसे मान लीजिए मैसेज पास ऑन हुआ कि इस पार्टी ने ये अनाउंस कर दिया, इसने ये अनाउंस कर दिया, तो इलेक्शन के दौरान में ऐसा माहौल बन जाता है कि आम जनमानस ये सोचने लगता है कि अभी रुक जाते हैं, रिजल्ट आ जाने देते हैं, उसके बाद ही भुगतान करेंगे तो हो सकता है हमें कुछ लाभ हो जाए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि बीच में किसानों का कर्ज माफी वाला आया था तो किसानों ने कर्ज लेना शुरू कर दिया था। और मैं इसमें आम जनमानस की भावनाओं को ठेस नहीं या कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन इसका जो परिणाम होता है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको कि इस तरीके से भावना डेवलप हो जाती है। उसके बाद लोग अपना बिल रोकना शुरू कर देते हैं। हमें हर महीने जनरेटर का भुगतान करना पड़ता है, हमें हर महीने जो भी सैलरी देनी है वो देनी है। तो हम अगर हमारा कोई उपभोक्ता बिल 6 महीने रोक लेगा तो निश्चित तौर पर हमारी व्यवस्था गड़बड़ होने लगेगी। तो हमेशा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध रहेगा कि अगर अच्छी बिजली चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, नई परियोजनाएं आ रही हैं और भी परियोजनाएं सरकार लगाए, क्योंकि अपनी ही परियोजनाएं हैं। देखिए हमारी अंतरा है वो 1 रुपये 25 पैसे यूनिट में बिजली देती है, लेकिन अब जो प्राइवेट होंगी वो नहीं देंगी। तो अपनी परियोजनाएं अधिकतम से अधिकतम लगे। अगर हमें सस्ती बिजली आम उपभोक्ता को देनी है, सब्सिडाइज रेट में बिजली मुहैया कराई जाए, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम लोग चल ही रहे हैं, सोलर से भी प्रोक्योर करते हैं, तो सारी व्यवस्थाएं हैं। परंतु इसको कहीं ना कहीं विचार करते हुए फ्री जैसी ये चीज के रूप में ना बदला जाए। अगर आप चाहते हैं कि ये लगातार मिलती रहे, हर गरीब आदमी को मिलती रहे और सस्टेनेबली, ऐसा नहीं हो कि हम आज फ्री दे रहे हैं और 2 साल बाद ये बंद हो जाए देना। इसीलिए तो मेरा एक सुझाव जो आपसे बात होगी। नितेंद्र जी आप सहमत हैं? ठीक है, नितेंद्र जी से सवाल है। नितेंद्र जी, ये जो मुफ्त बिजली देने की लगातार घोषणाएं होती हैं, आपकी पार्टी ने भी किया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी घुमा फिरा के किया, कांग्रेस ने भी किया, तो चुनाव जीतने के लिए, चुनाव तो जीत जाते हैं लेकिन बाद में उसके बड़े दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो क्या सभी राजनीतिक दलों को इस तरह की घोषणाओं से बचना नहीं चाहिए? नितेंद्र जी। नहीं, इससे तो कहीं तक प्रभात जी ने बहुत अच्छी बात कही है। एक तरफ सवाल चलती है तो फिर एक होती कंपटीशन होता है तो सभी एक दूसरे के प्रति करते हैं, लेकिन सबकी मंशा पर सवाल होना चाहिए कि देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े कारपोरेट और बड़े बड़े औद्योगिक घराने बिजली का उपयोग करते हैं और बड़े बड़े बकाये होते हैं और सरकार बाद में उनको राइट ऑफ करती है, जबकि हम लोग जो बात कर रहे होते हैं ये उनकी बात हो रही होती है, समाजवादियों की बात, जो वास्तव में गरीब है, किसान है, मजदूर है, उसकी झोपड़ी में एक बल्ब जल रहा है, उसके यहाँ बड़े बड़े एसी फ्रिज कूलर नहीं चल रहे हैं। हम वहां की बात करें, उनको अगर हम जो जिसकी डेली की कोई इनकम नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे है, लेकिन घर में दाल मिट्टी तेल भी बाजारों से गायब हो चुका है, तो उसको घर के उजाले के लिए जो बिजली दी जा रही है वो मुफ्त बिजली की बात होती है। ये नहीं हो रहा है कि किसी उद्योगपति की, किसी कैपिटलिस्ट को लाखों करोड़ रुपया का बिजली का बकाया माफ कर दे। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में होता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि माफ वो मुफ्त जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। ये तो सब्सिडी की बात थी कि किसी को दे दिया गया और उसके बदले में सरकार ने दूसरे तरीके से उस विभाग की पूर्ति की। ऐसा नहीं कि बिजली विभाग उसको मुफ्त में देता है, बिजली विभाग को पूरे पैसे मिलते हैं, खरीद के पैसे मिलते हैं। ये तो सरकार बियर करती है, जो भी सरकार होती है अपने दूसरे संसाधनों से उसको करता है। लेकिन सरकार पैसा लाएगी कहाँ से नितेंद्र जी? मेरी दूसरी बात है, जब पुरी जी ने अभी सवाल उठाया, सरकार पैसा लाएगी कहाँ से? मेरे सवाल पाने दीजिए। कुछ पुरी जी अभी बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये पिछले 40 सालों का 50 सालों का रोना क्यों रोने लगती है कि अभी ऐसा, ये हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि पीछे का जो अभी तक विकास देश में हुआ है वो कतई नहीं था। 2014 में मोदी जी के आने के बाद से और इसके बाद में 17 में योगी जी के आने के बाद से लगता कि देश का निर्माण हुआ है और इसी के बाद से सारी चीजें अच्छी होनी शुरू हुई है। भाई आप इस तरीके का रोना रोना बन गए और इनको अगर कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी मिल जाते हैं तो सारे मुद्दे खत्म करके ये सिर्फ वहीं चले जाते हैं। भाई आपका मुद्दा कांग्रेस और राहुल गांधी नहीं है, आपका मुद्दा देश का विकास है। आप क्यों डाइवर्ट कर देते हो चीजों को? राहुल गांधी जो है वो बने रहने दीजिए। कांग्रेस पार्टी को जहां जाना था अपनी जगह चली गई, उत्तर प्रदेश के विकास पर और देश के विकास पर बातें। ठीक है नितेंद्र जी, कुशपुरी जी से जवाब लेते थे। कुशपुरी जी, एक तो मुफ्त बिजली पे आपकी राय क्या है? क्योंकि आप उद्योग से जुड़े हुए हैं इसलिए आपको बिजली की समस्या का ज्यादा पता होगा। एक दूसरा, जो इन्वेस्टर समिट होती है और उद्योगपति आते हैं, उनकी जो शंकाएं होती हैं उनमें एक प्रमुख होता है कि बिजली उनको मिले
और इसीलिए जो जितनी भी इन्वेस्टर समिट हुई है, चाहे वो किसी की भी सरकारों में हुई हो, MOU बहुत सारे साइन होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत कम हो पाता है। और यही एक वजह रहती है। एक वजह उसमें बिजली भी है, दूसरी वजह यह है कि अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी, रेड टेप जो है, उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। पुष्पपुरी जी, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन एक सार्थक बहस आज हुई और भविष्य में भी हम इस तरह की बहस आयोजित करते रहेंगे ताकि जनता के मुद्दे उठते रहें और जनता की बात हम आप तक पहुंचाते रहें। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी बिजली संकट को लेकर के एक बहस थी, लेकिन बिजली संकट को लेकर के कोई जो प्रभात जी ने बात कही कि अभी काम चल रहा है, बिजली संकट अचानक बढ़ गया, डिमांड अचानक बढ़ गई, सप्लाई कम है, इसकी वजह से ये दिक्कतें हैं। लेकिन जनता तो बेहाल है और जनता बेहाल है तो हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।